चलो शुरू करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे लास्ट क्लास में। तीन प्रकार का इकोनॉमी होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक और नाम होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का एक और नाम होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का, सॉरी क्या ऑपोजिट बोल दिया मैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो ये है ना। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का एक और नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक और नाम है मार्केट इकोनॉमी। क्या क्या पढ़े थे हम लोग इस अंदर में? सबसे पहला हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट जिसमें सारा फुल कंट्रोल जिसमें गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या क्या फीचर्स होता है बताओ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। पिछले क्लास में पढ़े थे ना पूरा, बताओ क्या सारा कुछ। जैसे सारे रिसोर्सेस का कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट का होता है, और ऑल द डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारा डिसीजंस गवर्नमेंट लेता है। ठीक है। और क्या फीचर्स होता है? सोशल वेलफेयर के लिए होता है। वेरी गुड। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए करेगा, प्रॉफिट के लिए तो करेगा नहीं। और क्या फीचर्स होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड नहीं होता। बेसिकली जो इकोनॉमी होता है वहां पर दो प्रकार का इकोनॉमी होता है, एक प्राइस मैकेनिज्म काम करता है और एक जगह प्लानिंग मैकेनिज्म। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्लानिंग मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है। और कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप से तो कंपटीशन करेगा नहीं। जब सारा डिसीजन गवर्नमेंट को ही लेना है तो गवर्नमेंट अपने आप से तो कंपटीशन करेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन भी नहीं होता। और बस नहीं था। जैसे हाँ, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम लोग। क्यूबा एक कंट्री है जो कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, ये सारे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हैं। लेकिन ना सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जैसा हमें पढ़ाया जा रहा है कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, कंपटीशन होगा ही नहीं, ऐसा जो हम जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में पूरा एग्जैक्ट ऐसा इकोनॉमी होता है। मतलब आज के दिन में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी बहुत सारी चीजों को थोड़ा ओपन छोड़ दिए हैं। गवर्नमेंट हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा है वहां पर। बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि प्राइवेट के लिए थोड़ा मोड़ा ओपन छोड़ दिया गया है। ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग इसमें? डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, सारा डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। चलो, ये तो हो गया हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का बताओ क्या होता है मार्केट इकोनॉमी? इंडिविजुअल ओनरशिप होता है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप होता है। प्राइवेट पर्सन रिसोर्सेज को ओन करता है, प्राइवेट पर्सन अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है। ठीक है। और प्रॉफिट मोटिव होता है। वेरी गुड। कंपटीशन होता है। जब प्राइवेट लोग बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन होगा और प्रॉफिट मोटिव होगा। प्राइवेट इंसान तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। और प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड होता है। ठीक है। और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता। सब कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन अपना डिसीजन खुद लेता है विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बस। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? दोनों होते हैं। एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर कुछ चीजें गवर्नमेंट के लिए है और कुछ चीजें प्राइवेट के लिए। दोनों प्रकार का मिक्स है। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव भी होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव। यहाँ पर कंपटीशन कुछ बिजनेस में होता है, कुछ बिजनेस में नहीं होता है। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म भी काम करता है, प्लानिंग मैकेनिज्म भी काम करता है। ऐसा कोई इकोनॉमी है जो मिक्स्ड इकोनॉमी है? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्लानिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलता है और बहुत सारा चीजें प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अब चैप्टर 1 में हमारा एक छोटा सा टॉपिक आखिरी वाला बच गया। पेज नंबर 9 में आ जाओ। लेकिन ये पढ़ने के लिए हमें पीपीएफ को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़े। ठीक है। हम एक बार पीपीएफ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग ये एक आखिरी टॉपिक है ये पढ़ लेंगे, चैप्टर 1 खत्म होगा। फिर चैप्टर 2 से हम लोग, जो भी लोग कभी चैप्टर 1 में बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई सेकंड क्लास से ज्वाइन किया, कोई फोर्थ क्लास से, जैसे आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, तुम्हारा लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास था।
तो बीच बीच में ज्वाइन किए तो हो रहा है, कुछ टॉपिक समझ में आ रहा है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं। लेकिन चैप्टर 2 से ऐसा नहीं होगा। चैप्टर 2 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जैसे मंडे से हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, इसका चैप्टर 1 से उतना लेना देना नहीं है। चैप्टर 2 से पूरा सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, अब देखो पीपीएफ के बारे में पढ़ते हैं। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? 3 बार पढ़ा लिया, 3 से 4 बार हम लोग टर्म्स को पढ़ चुके हैं। बताओ क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस दो कॉमोडिटी का, क्या चीज? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कॉमोडिटी विथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, उस रिसोर्सेज से हम कौन सा दो कॉमोडिटी बना सकते हैं का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल लिया था, एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारे पास 20 टायर्स हैं, ये थे हम लोग ये एग्जांपल। ठीक है, अब ध्यान देना, इस एग्जांपल से मैं पूरा चैप्टर तुम्हें पूरा पीपीएफ रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास 20 टायर्स हैं, टायर्स हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, टायर्स और हम कहीं से ला नहीं सकते, या टायर्स का हम लोग वेस्टेज। अब ये 20 टायर्स जो हैं हमारे पास, टू व्हीलर का ऑप्शन है, व्हीलर वाला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टू व्हीलर स्टो, और ऑप्शन है ना 4, और ये ऑप्शन ई और ऑप्शन एफ है। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है मेरे पास? नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इस टेबल में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम लिख, ठीक है। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन अगर तुम बनाओगे तो उसमें या तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, या तो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होगा जो कि हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल्स है, ये 6 ऑप्शंस हमारे पास मैक्सिमम। ठीक है, अब ये जो 6 ऑप्शन है, दीज आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमारे पास 6 ठो पॉसिबल ऑप्शन। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर कर्व। फ्रंटियर बोल सकते हैं, कर्व बोल सकते हैं। तो अभी जो ये टेबल है, जब हम इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पर टू व्हीलर, फोर व्हीलर। ठीक है, अगर मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूं, एक पॉइंट यहाँ, पॉइंट पॉइंट यहाँ, पॉइंट यहाँ आएगा, देख लो। ऑल 6 पॉइंट्स को अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो कुछ इस तरह से आएगा। जब सभी को ज्वाइन कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्रॉपर पेन स्केल लेकर करूं तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिल। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन। ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। अब ये 3 शेप का हो सकता है, आइदर कॉनकेव है, आइदर कॉन्वेक्स, या तो कब कॉनकेव होगा, कब कॉन्वेक्स होगा, कब स्ट्रेट। कॉनकेव होगा जब, और ये जब होगा, और ये। ठीक है, 3 सिचुएशन होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो लोग नहीं पढ़े हो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इतना सारा चीज तुम्हारा छूट गया है चैप्टर 1 में, अभी रिवीजन वाले क्लास में मैं वो सब चीज को कवर नहीं कर सकता, तुम्हारा भी शायद छूटा हुआ है ना। तो उससे क्या है कि तुम्हें वीडियो वीडियो का लिंक आया होगा ग्रुप में, सारे वीडियो क्लासेस का, है ना। उसको वीडियो को जाकर आज कर लेना। ठीक है, उसमें तुम्हें सारा चीज समझ में आ जाएगा। वैसे फिर भी हम जो जो टर्म्स आते जाएगा एक बार फटाफट से रिवाइज करते जाते। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? पढ़े हो अपॉर्चुनिटी? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब अगर मेरे पास दो जॉब अपॉर्चुनिटी, एक 40,000 वाला, एक 35,000 वाला, तो ऑब्वियस सा बात है एज अ रैशनल पर्सन मैं 40,000 सेलेक्ट करूंगा, तो 35,000 विल बिकम माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल भी हम यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात हो रहा है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एक्स्ट्रा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तुम्हें पता है क्या होता है। अब इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, एक टू व्हीलर को बनाने, एक फोर व्हीलर को बनाने के लिए कितना टू व्हीलर सैक्रिफाइस करना। तो अगर मैं पहले ऑप्शन ए और अभी मैं ऑप्शन बी में शिफ्ट होना चाहता हूं, तो मैं एक ठो फोर व्हीलर बनाऊंगा। लेकिन ये एक फोर व्हीलर बनाने के कारण मुझे कितना ठो टू व्हीलर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? दो टू व्हीलर को। तो एक फोर व्हीलर बनाने का कॉस्ट है दो ठो। इसी तरीके से एक और फोर व्हीलर बनाने का कॉस्ट है फिर से दो ठो टू व्हीलर। फिर एक और फोर व्हीलर बनाने का फिर हमें दो टू व्हीलर का कॉस्ट आएगा। वैसे ही एक और अगर बढ़ाएंगे तो फिर से दो, और एक और बढ़ाएंगे तो हर बार ये जो रेशियो है, ये देखो 1:2 का रेशियो आ रहा है हर बार। ये रेशियो कांस्टेंट है, 1:2 हर बार सेम। तो इसका ये कौन सा केस है? कांस्टेंट। जब एमओसी कांस्टेंट होता है तो डायग्राम क्या होता है? बात समझ में तरीके से अगर एमओसी का रेशियो इंक्रीज होगा तो उस केस में हमारा डायग्राम का शेप क्या आएगा? कॉनकेव। और अगर एमओसी डिक्रीज होगा तो डायग्राम का शेप क्या आएगा? कॉनकेव। क्लियर है बात? ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, ये तो पीपीएफ है, समझ में आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको बोलते हैं हम। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़े थे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल। अगर तुम नहीं भी पढ़े हो तो तुम अपना कॉमन सेंस से मुझे बताना। मेरे पास 20 टायर्स हैं और मेरे पास ये सारे ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने ये सारे ऑप्शंस को यहाँ पर बना दिया। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहूँ, का मतलब 10 ठो टू व्हीलर और दो ठो, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि क्यों नहीं है पॉसिबल? एक्स्ट्रा टायर्स लगेगा, इसके लिए 20 ठो टायर और इसके लिए 8 टायर, मतलब 28 टायर लगेगा। मेरे पास है कितना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अगर पॉसिबल नहीं है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। इसका मतलब है कितना ठो? 3 ठो फोर व्हीलर और 6 ठो व्हीलर। पॉसिबल। कितना टायर्स लगेगा? हो गया 12 और ये हो गया 12। इट पॉसिबल? कोई बात नहीं, इसको भी कैंसिल कर। एक काम करते हैं, यहाँ पर करके, क्या ये हो पाएगा? क्यों नहीं हो पा रहा है? अगेन एक्स्ट्रा टायर्स लगेगा। मतलब तुम एक चीज ध्यान दोगे, अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट को ले लें, दुनिया का कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर, तो वो हमारे रेंज के बाहर होगा, बिकॉज दिस इज द मैक्स पॉसिबल। जो हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर अगर जाएंगे किसी पॉइंट में, तो 20 टायर से ज्यादा लगेगा, और हमारे पास तो वो है नहीं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर जा नहीं सकते, ये सारी चीजों में हम लोग जा नहीं सकते। अच्छा, क्या हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ठो टू फोर व्हीलर और दो ठो व्हीलर, एक फोर व्हीलर में 4 टायर और चार 8 टायर, बाकी 12 वो टायर कहाँ जाएगा? तो हम इसके अंदर प्रोडक्शन तो कर सकते हैं पॉइंट में, लेकिन इससे होगा क्या? हमारा रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाए। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम्हारा ना रिसोर्स का वेस्टेज हो और ना तुम्हें शॉर्टेज हो रिसोर्स। हम कहाँ पर प्रोडक्शन करें? इस लाइन के ऊपर, आइदर ये ऑप्शन में डी। बात समझ में आया? तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो पॉइंट्स है, इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, ठीक है।
तो हम अटेन ही नहीं कर सकते, वहां तक पहुंचना हमारे रेंज के बाहर है। ये जो पॉइंट्स हैं अंदर में, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये अंदर वाले पॉइंट्स को अटेनेबल बट इनएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। और ये जो पॉइंट्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, अटेनेबल प्लस these are ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, हमारे लिए बेस्ट होगा हम ये 6 ऑप्शन। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमें डायग्राम के ऊपर हम जा नहीं सकते, डायग्राम के अंदर हम जा तो सकते हैं लेकिन हम जाएंगे नहीं, बिकॉज रिसोर्स का वेस्टेज हो जाएगा। तो हमें कहाँ रहना चाहिए, लाइन के ऊपर डायग्राम में रहना। ठीक है, अब अगर बाई चांस मुझे यहाँ जाना है, किसी भी हालत में यहाँ जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, ये कहीं से एक्स्ट्रा टायर्स लाना, या फिर क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब मुझे कुछ ऐसा इन्वेंशन करना पड़ेगा जिससे कम रिसोर्सेस को यूज करके हम ज्यादा आउटपुट जनरेट करें। जैसे कि 20 टायर्स को यूज करके हम कैसे इससे ज्यादा गाड़ी बनाएं, मतलब टू व्हीलर में हम कोशिश करेंगे 1 टायर लगाने का और 4 व्हीलर में कोशिश करेंगे 3 टायर्स लगाने। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऐसा टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करता। ऑटो बना देंगे, हाँ ऑटो, 4 व्हीलर की जगह ऑटो बना देंगे। ठीक है, अब चेंज हो जाएगा कॉम्बिनेशन, इससे हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो 2 ही तरीका है हमारे रेंज बाहर जाने का, आइदर यू हैव टू ब्रिंग न्यू रिसोर्सेस और यू हैव टू ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर आओ जिससे कम इनपुट डालेंगे तो ज़्यादा आउटपुट निकले। अगर वो टेक्नोलॉजी तुम ला सकते हो तो फिर तो तुम इसके ऊपर जा सकते हो, या फिर तुम्हें नए रिसोर्सेज का इनपुट ज़्यादा लाना पड़ेगा जिससे तुम आउटपुट भी ज़्यादा निकाल। बात समझ में आए? क्लियर है? चलो, ये तो हो गया हमारा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल का। अब एक और कहानी शुरू, ये है पीपीएफ। ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मैं जानबूझकर स्ट्रेट लाइन वाला एग्जांपल ले रहा हूं तो तुम्हें समझ में आए। ठीक है, एक्चुअल में पीपीएफ तो ऐसा होता ही नहीं है। पीपीएफ कौन से शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, तो ये पीपीएफ का शेप है ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन से समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे समझने में आसानी हो। अब देखो, हम बात किए कि ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर इनपुट ज्यादा डालने पड़ेंगे या फिर हमें कोई नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा जिससे कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट जनरेट हो। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक है चेंज इन पीपीएफ। देखो बुक में पेज नंबर 9 में, आई थिंक 8 में है, चेंज इन पीपी। पेज नंबर 8 में लास्ट में एक टॉपिक है चेंज इन पीपी। इसमें 2 चीज है, आइदर हम पीपीएफ को शिफ्ट कर सकते हैं और पीपीएफ को रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट करने का मतलब है, ये पीपीएफ पहले यहाँ था, पॉइंट ए एंड बी, हम इसको शिफ्ट करके कहाँ ले गए, ऊपर की तरफ, एंड डी, ऊपर की तरफ। ठीक है, या फिर इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट, दिस इज नोन एज अपवर्ड शिफ्टिंग, दिस इज डाउनवर्ड शिफ्ट। अपवर्ड शिफ्टिंग का एक और है नाम है राइटवर्ड शिफ्टिंग, और ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये कब होगा, ये कब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या कब नीचे, प्रोडक्शन कब ज्यादा होगा, जब रिसोर्सेस ज्यादा होंगे तब, या फिर टेक्नोलॉजी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का एक चीज है कि टेक्नोलॉजी जो तुम चेंज करोगे, वो 2 व्हीलर वाला टेक्नोलॉजी चेंज करोगे या 4 व्हीलर वाला चेंज। अगर तुम्हें अगर तुम्हें पीपीएफ को शिफ्ट करना है
तो तुम्हें दोनों का टेक्नोलॉजी चेंज, टू व्हीलर का भी एंड फोर व्हीलर, ठीक है। क्यों? सोचो पहले ये हमारा, अच्छा इसके ऊपर वाले में आता, ये हमारा ओरिजिनल था, बस को ये हमारा ओरिजिनल पीपीएफ था, ठीक है। ये पॉइंट क्या था? 10, क्या था? 10 था। और ये पॉइंट क्या था? 5। अगर तुम्हें इस डायग्राम को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, मतलब इधर से भी ऊपर लेकर जाना है और इधर से भी ऊपर लेकर, ये बात। तो रिसोर्स अगर ज्यादा है, टायर्स ज्यादा है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम्हारे पास 20 टायर्स था, अब 24 टायर्स है। 24 टायर्स है तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? 12। और इधर मैक्सिमम कितना कर पाओगे? 6। तो हो जाएगा काम, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसोर्स एक्स्ट्रा है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी का बात करें, अगर मैं कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लगाना चाहता हूँ जिसमें कम इनपुट डालकर ज्यादा आउटपुट जनरेट हो, तो मुझे टू व्हीलर वाला का टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहिए या फोर व्हीलर वाले का? दोनों का करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 20 टायर्स है और तुम ज्यादा बनाना चाहते हो, तो तुम्हें टू व्हीलर, अगर खाली टू व्हीलर बना रहे हो तब भी तुम्हें ज्यादा बनाना है, और खाली फोर व्हीलर बना रहे हो तब भी ज्यादा बनाना है, ठीक है। तो इस केस में जब हम पीपीएफ को शिफ्ट करते हैं, तो वहां पर हमें रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजी दोनों का चेंज करना पड़ता है। प्लस चेंज इन टेक्नोलॉजी के लिए बोथ द कॉमोडिटी। बात समझ में आया? अगर मान लो मेरे पास 20 टायर था, तब ये डायग्राम था, मेरे पास 4 टायर एक्स्ट्रा आ गया, मैं कहीं से 4 ठो टायर और ले आया, लेकिन ये टायर थोड़ा हल्का क्वालिटी का था और ये सिर्फ टू व्हीलर में यूज हो, फोर व्हीलर में यूज, तो बताओ क्या करें अब? टू व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन फोर व्हीलर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो मैक्सिमम फोर व्हीलर कितना बनेगा? वही 5 बनेगा, लेकिन टू व्हीलर मैक्सिमम कितना बनेगा? 12 बन सकता है। तो नया डायग्राम कहां से कहां होगा? नया डायग्राम कहां से कहां होगा? ये पॉइंट इधर ही रहेगा, ये वाला पॉइंट खाली आगे चला जाए। बात समझे? अगर एक कॉमोडिटी को तुम चेंज करोगे, एक कॉमोडिटी का रिसोर्सेस या एक कॉमोडिटी का टेक्नोलॉजी, तो सिर्फ एक ही साइड से डायग्राम चेंज होगा, दूसरे तरफ से नहीं। लेकिन दोनों का रिसोर्सेस और दोनों का टेक्नोलॉजी को चेंज करोगे, तो डायग्राम दोनों तरफ से ऊपर जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है। अगर ये टायर्स दोनों में यूज होगा, टू व्हीलर में भी होता है, फोर व्हीलर में भी, तब तो हम फोर व्हीलर कितना बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं। और टू व्हीलर कितना है? 12। नया डायग्राम में दोनों ऊपर की तरफ। बात समझ में आया? एक को बोलते हैं रोटेशन, एक को बोलते हैं शिफ्ट। रोटेशन कब होता है? जब एक पॉइंट कांस्टेंट रहता है और दूसरा पॉइंट चेंज। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, ये मेरा ओरिजिनल डायग्राम था, दिस इज रोटेशन। क्यों रोटेशन बोले? तो बिकॉज यहां से कांस्टेंट है, सिर्फ यहां से ऊपर गए, या यहां से कांस्टेंट है, सिर्फ यहां को बोलेंगे हम लोग रोटेशन। और शिफ्ट किसको बोलेंगे? हमारा डायग्राम था, को बोलेंगे हम, जब यहां से भी ऊपर गया हो, यहां से भी नीचे आया हो। बात समझ में आए? ठीक है, क्लियर है? तो दो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, एक शिफ्ट इन डायग्राम या शिफ्ट इन पीपीएफ, और दूसरा है रोटेशन ऑफ पीपीएफ। ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट या रोटेट, शिफ्ट कब होता है ऊपर की तरफ? शिफ्ट कब होगा बताओ? ऊपर की तरफ शिफ्ट कब होगा? दो कंडीशन में शिफ्ट
कब कब? टेक्नोलॉजी या फिर किसका? किसका टेक्नोलॉजी, किसका रिसोर्स? टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का? दोनों का। टू बोथ द कॉमोडिटी। बात समझ में आया? और ये कब होता है? दो कंडीशन में, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस। किसका? वन कॉमोडिटी। बस यही फर्क है। कंडीशन वही है, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस, लेकिन फर्क क्या है? यहां पर दोनों कॉमोडिटी का चेंज करना है, यहां पर एक कॉमोडिटी। मतलब नया टेक्नोलॉजी आया खाली फोर व्हीलर के लिए, मतलब कार जो तुम बनाओगे अब 3 टायर में बने, टू व्हीलर में वही 2 टायर लगेगा, तो का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिर्फ कार का बढ़ेगा, टू व्हीलर का नहीं। बात समझ में आया? ठीक है, क्यों ऐसा होता है? रीजन वही है, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस। यहां पर भी टेक्नोलॉजी रिसोर्स, यहां पर है बोथ कॉमोडिटी, यहां पर है सिंगल कॉमोडिटी। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? पढ़ो एक बार बुक में क्या दिया है। शिफ्ट इन पीपीएफ में सबसे पहला राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है? देखो राइट वर्ड शिफ्ट पेज नंबर 9 में दिया है, पेज नंबर 9 में दिया है, देखो। सबसे पहला राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है? बुक में आ जाओ। मैं राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपी when there is advancement or upgradation of technology or growth of resources with respect to both the commodity, दोनों कॉमोडिटी का आइदर रिसोर्सेस होगा या टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा, तो डायग्राम राइट की तरफ में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द गन्स एंड बटर। हमारा गन्स एंड बटर वाला एग्जांपल चल रहा था पूरे बुक, और गन्स एंड बटर में बोथ दोनों के लिए जब आएगा तब। ठीक है, नीचे की तरफ कब आएगा? जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगा या रिसोर्स कम हो जाएगा। 20 टायर था, 4 टायर फटा हुआ निकला, अब कितना है? 16 टायर। अभी 16 टायर से बनाएंगे तो मैक्सिमम कितना कार बनेगा? 4। या मैक्सिमम टू व्हीलर बनाएंगे तो कितना बनेगा? 8। तो दोनों कम हो गया, फोर व्हीलर भी कम हो गया, टू व्हीलर भी कम। क्या होगा? हमारा रिसोर्स, हमारा जो पीएफ हो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, दोनों के लिए रिसोर्स टू बोथ गन्स एंड बटर, या हमारे केस में टू व्हीलर एंड फोर। ठीक है, रोटेशन कब होता है? एक में चाहिए, रोटेशन ऑफ पीपीएफ, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कब रोटेट होगा? मतलब वाई एक्सिस कांस्टेंट है, वाई एक्सिस का पॉइंट कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा है। ये कब होगा? जब एक्स एक्सिस वाले कमोडिटी में चेंज, कौन से साइड से रोटेट हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट में तो दोनों तरफ से हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटेशन में एक तरफ कांस्टेंट रहेगा, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो कौन से साइड से शिफ्ट होगा? कौन से कमोडिटी में चेंज आएगा? हमारे केस में इधर टू व्हीलर था, इधर फोर व्हीलर था, हम ऐसा बनाए थे डायग्राम। अगर दो नया टायर्स हमें मिलता है या चार नया टायर्स मिलता है जो सिर्फ टू व्हीलर में यूज होगा, फोर व्हीलर में यूज नहीं हो सकता, तो उस केस में डायग्राम किधर से शिफ्ट होगा? टू व्हीलर तरफ से शिफ्ट होगा, इधर से कांस्टेंट रहेगा, यहां से बाहर की तरफ जाए। बात समझ में आया? क्योंकि टू व्हीलर हम कौन से एक्सिस बनाए हैं? एक्स एक्सिस। तो जौन से एक्सिस जो चीज है से वो चेंज, अदरवाइज वो चेंज। ठीक है, अगर फोर व्हीलर में चेंज आता है तो यहां से कांस्टेंट रहेगा और यहां जाएगा। बात समझ में आया? जो कि इसके नेक्स्ट पेज डायग्राम दिया है, देखो ये रहा। अगर गन्स में चेंजेस आता है, यहां से कांस्टेंट रहेगा, यहां से नीचे की तरफ या यहाँ
ऊपर की तरफ, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? बताओ हम चैप्टर में क्या क्या पढ़े। चैप्टर नंबर 1 ऑल टॉपिक्स कंप्लीट है, ठीक है। एक दो छोटा मोटा वो जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो मैं तुम्हें अभी लिखवा दूंगा क्या रेलेवेंट नहीं है। बताओ क्या क्या पढ़े, स्टार्टिंग से बताओ। अब चैप्टर 1 पढ़ लियो, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बताओ व्हाट इज, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बोलो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये बुक वाला लैंग्वेज नहीं चाहिए, एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या होता है बताना, से रिलेटेड कुछ होता है जो क्या होता है, बुक वाला लैंग्वेज तो पढ़ के बता। और कोई, और कोई वेरी गुड। लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम सेटिस्फाई करें। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हाउ वी विल सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर बाय द हेल्प ऑफ लिमिटेड। हमारे पॉकेट में लिमिटेड पैसा है, इस लिमिटेड पैसे को यूज करके हम कैसे हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे बेस्ट पॉसिबल मैनर में, क्योंकि कंप्लीटली सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। तो हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे सेटिस्फाई करेंगे इसको हम बोलते हैं, जो कि डेफिनेशन में भी वही वैसा ही कुछ लिखा, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया। अब तीन ठो प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स, सिलेबस में है इसीलिए, पहला प्रॉब्लम। और बोलो, तीन प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। क्यों, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता तो फिर हम क्यों पीपीए बनाते, टायर्स अगर अनलिमिटेड होता तो क्यों पीपीए बनाते, टू व्हीलर कितना बनेगा, फोर व्हीलर कितना, क्या मतलब, जितना बनाना है उतना बनाते, टू व्हीलर जितना बनाना है उतना बनाते, फोर व्हीलर जितना बनाना है उतना बनाते। जस्ट बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है इसीलिए हमें सिलेक्शन करना पड़ रहा है, टू व्हीलर बनाए या फोर व्हीलर बनाए। टू व्हीलर बनाएंगे तो फोर व्हीलर कम हो जाएगा, फोर व्हीलर बनाएंगे तो टू व्हीलर कम हो जाएगा। समझे बात। पहला प्रॉब्लम है रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड, ठीक है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन का, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, ऑल्टरनेट यूज। रिसोर्स अगर टू व्हीलर में यूज नहीं होगा तो फोर व्हीलर में हो जाएगा। टायर का क्या काम है, अगर टू व्हीलर में यूज हुआ तो फोर व्हीलर में हो जाएगा, फोर व्हीलर टू व्हीलर दोनों में नहीं हुआ तो टेम्पो में यूज हो जाएगा, थ्री व्हीलर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा रिसोर्सेस, इसीलिए थर्ड हमारा प्रॉब्लम है ऑल्टरनेट। और बताओ क्या नेक्स्ट, क्या थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी क्या क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला तो था व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना। हमें कभी भी हम बिजनेस करने जाएंगे तो हमें सबसे पहला डिसीजन लेना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। हम आइसक्रीम बनाएंगे, हम घर बनाएंगे, हम ब्रिक्स बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे और कितने क्वांटिटी, सबसे पहला प्रॉब्लम, ठीक है। वो सॉल्व हो गया, हम हमारे क्लास में एग्जांपल लिए थे, हम आइसक्रीम बनाएंगे, ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक्स होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगा। मतलब हम फैक्ट्री तो लगाएंगे, फैक्ट्री अब दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक फैक्ट्री जहां पर लेबर का कोई नीड नहीं होता, सब काम मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक होगा। और दूसरा होता है जहां पर हम मैनुअली काम करेंगे,
मशीन का यूज कम होगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो था, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तीसरा प्रॉब्लम फॉर होम टू लेगा मतलब कौन, कैटेगरी ऑफ कस्टमर, हमारे कस्टमर कौन से कैटेगरी का होगा, हम किसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। आइसक्रीम बहुत वैरायटी का होता है, हर प्रोडक्ट बहुत वैरायटी का होता है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट में हमें हमारे टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम में एग्जाम्पल लिए थे कैटेगरी का, एक 10-15 रुपए वाला आइसक्रीम जो घर घर में ठेला ठेला में लाकर बेचते हैं, दूसरा 40-50-60 रुपए वाला आइसक्रीम जो लोकल शॉप्स में मिलता है, और 400-500 रुपए वाला आइसक्रीम जो मॉल्स, मूवी हॉल्स और तुम्हारे बड़े बड़े होटल्स में मिलता है। ठीक है, तो तीनों के कस्टमर अलग अलग है, तीनों का मार्केटिंग करने का तरीका अलग अलग, तीनों को बेचने का अलग अलग। तुम कौन से कैटेगरी में, तुम 500 रुपए वाला आइसक्रीम बनाना चाहते हो जिसका टारगेट कस्टमर मॉल्स में है, होटल्स में है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स में है, या तुम 10 रुपए वाला आइसक्रीम बनाना चाहते हो जिसके कस्टमर गली गली मोहल्ले गर्मियों के घूम रहे हैं और घूम घूम कर तुम उन्हें बेचना चाहते हो। तो तुम्हें डिसाइड करना है अपना टारगेट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना। ये सिर्फ आइसक्रीम के लिए नहीं है, ये हर एक प्रोडक्ट के लिए। कपड़ा बनाओगे तो भी टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो पहले तुम्हें अपना टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्या होता है ये, कुछ एग्जांपल दे सकता है? हाँ जॉब वाला दे दो एग्जांपल फटाफट। 35,000 नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन था, एक कंपनी मुझे 40,000 ऑफर किया, एक कंपनी मुझे 35,000 ऑफर। तो ऑब्वियसली अगर मेरा दिमागी हालत ठीक है तो मैं कौन सा चूज करूंगा, 40,000 चूज करूंगा। तो अगर मैं 40,000 चूज करता हूं तो इसको मैं चूज कर पाऊँ, इसको चूज करने के लिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गया, 35,000 का। क्लियर है? और क्या पढ़े थे हम लोग, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव वो होता है जो फैक्ट्स के बारे में बता, नॉर्मेटिव क्या होता है, जो वैल्यू जजमेंट्स देता है, जो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकता है, बोलो एग्जांपल। ये एग्जाम में लिखने वाला नहीं है, एग्जाम में लिखने वाला एग्जांपल, एग्जाम में लिख, ये तुम्हें याद कराने के लिए। ठीक है, एग्जाम में लिखने वाला, अभी देखो अभी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सलमान खान का एग्जांपल थोड़ी लिख के आएंगे एग्जाम में, है ना। एग्जाम में तो यही लिखना पड़ेगा 40,000 35,000, है ना। वैसे ही ये एग्जाम में क्या लिखेंगे, हाँ बताओ ना तुम हिसाब से बताओ जो भी बताना है। वेरी गुड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, मतलब ये फैक्ट है, पेट्रोल का प्राइसेस हो गया, ये सच में हुआ है इंक्रीज, और ये फैक्ट है, ये सही हुआ गलत हुआ, इंक्रीज होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, और इंक्रीज होना चाहिए था। जब हम इसके बारे में बात करेंगे, जब कोई बोलेगा कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये क्या है, नॉर्मेटिव। ठीक है, नॉर्मेटिव हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, ये है नॉर्मेटिव। और पॉजिटिव हमें सिंपली फैक्ट्स बता, जो सच्चाई है वो बता। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे माइक्रो माइक्रो का डिफरेंस। माइक्रो क्या होता है, इंडिविजुअल के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं तब। ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग इस चैप्टर में, पीपीएफ तो कर लिए रिवाइज, पीपीएफ तो हो गया, और वो भी रिवाइज कर लिया आज के क्लास में स्टार्टिंग में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आज ही किया आके रिवाइज। तो ओवरऑल चैप्टर रिवीजन हो गया, और तो कोई टॉपिक मेरे हिसाब से भी बचा नहीं है। अच्छा आप देखो पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में आओ एक बार, नीचे में एक छोटा सा टॉपिक है पीपीएफ एंड एमआरटी, है ना, उसको काट दो, कोना में क्रॉस लगा दो।
ठीक है, पीपीएफ एंड एमआरटी 5 लाइन 7 लाइन का टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको क्रॉस लगा दो, नेक्स्ट पेज में भी 2 लाइन है उसके बाद जो है पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन, ये मैं पढ़ाया हूँ, पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हम लोग पढ़े हैं। उसके नीचे एक और टॉपिक है पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी, उसको भी क्रॉस लगा दो बस। ये 2 टॉपिक किसी काम का नहीं है, रिपीटेड है, सेम चीज है, बार बार दिया हुआ है। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक बच गया है, 2 मिनट लगेगा, पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 5 में आओ। assumptions ऑफ पीपीएफ, 5 assumptions है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द assumptions ऑफ पीपीएफ। फर्स्ट, हम जब पीपीएफ बना रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो सबसे पहला अजम्पशन ले रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड, फिक्स मतलब, बट दिस रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। सबसे इंपॉर्टेंट, हम मानकर चल रहे हैं कि रिसोर्सेज को हम कॉमोडिटी ए या बी किसी में भी यूज कर सकते, जैसे टायर्स था, हम आइदर 2 व्हीलर में यूज कर सकते हैं, आइदर 4 व्हीलर, ऐसा हम अज्यूमशन ले रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 कॉमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस। क्यों 2 कॉमोडिटी भाई, 3 क्यों नहीं हो सकता, 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 कॉमोडिटी है और 2 कॉमोडिटी का ग्राफ ही हम बना सकते हैं 2D, मतलब पेपर पेन पेपर में, इसलिए हम लोग अज्यूम करके चलते हैं रिसोर्सेज से 2 ही कॉमोडिटी बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का नो वेस्टेज। हम बात किए थे, रैशनल पर्सन कभी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेगा। जैसे मेरे पास 20 टायर्स था, मैं बोलूं मैं 9 ठो 2 व्हीलर बनाऊंगा, कितना टायर लगेगा, 18। 4 व्हीलर कितना बनेगा, 0। कितना टायर हुआ, 18। 2 टायर क्या करेंगे हम, वेस्ट होगा, वेस्ट करने से अच्छा क्या कर लेंगे, एक और 2 व्हीलर बना लेंगे, बेटर है ना। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिसोर्स को हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ना कोई रिसोर्स का वेस्टेज होगा और ना कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स हमारे पास है, जितना है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद, रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या, रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे गन्स एंड बटर का एग्जांपल, ठीक है, हम अगर सारे लेबर को गन वाले फैक्ट्री में लगा देते हैं, तो वो लोग कितना गन बनाते थे, 21 गन्स बनाते थे। देखो डायग्राम में लिखा हुआ टेबल में, कहाँ पर है, पेज नंबर के बाद पेज में होगा, हाँ नेक्स्ट पेज में ही, ये रहा, देखो नेक्स्ट पेज में ही है। अगर हम सारे लेबर को गन वाले फैक्ट्री में लगा देते तो ये लोग कितना गन बना रहे थे, 21। लेकिन अगर सारे लेबर को बटर वाले फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो ये लोग कितना बना रहे हैं, सिर्फ 6। और क्योंकि ये लोग इक्वली एफिशिएंट, अगर ये लोग इक्वली एफिशिएंट होते तो यहां पर भी 21 बनाते। एक लेबर कितने अच्छे से गन वाले फैक्ट्री में काम करेगा, क्या जरूरी है वो उतने अच्छे से बटर वाले फैक्ट्री में भी काम करेगा? हो सकता है गन बनाना उसको अच्छे से आता हो और बटर बनाना ना आता हो, तो हो सकता है ना। तो हम इसीलिए मानते हैं कि रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। अगर इक्वली एफिशिएंट होता, जैसे टायर वाले एग्जांपल में, 2 टायर को उधर शिफ्ट करोगे तो एक 2 व्हीलर बन जाएगा। कितनी बार 2-2 टायर को 4 व्हीलर से निकाल कर शिफ्ट करते जाओगे, एक-एक 2 व्हीलर बनते जाएगा। तो वो रेशियो कांस्टेंट था, है ना? 2 ठो 2 व्हीलर इक्वल्स टू 1 ठो 4 व्हीलर, फिक्स था ये रेशियो। तो हमारा पीपीएफ क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता। बात समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है, बिकॉज रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अगर रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट होने लगे, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो भी उतना ही काम बनेगा, तो उस केस में हमारा पीपीएफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, और सच्चाई है, रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं।
लेबर को अगर गन वाले फैक्ट्री से निकाल कर तुम बटर वाले फैक्ट्री में शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि जरूरी नहीं है जितना अच्छे से वो लोग गन वाले फैक्ट्री में काम कर रहे थे उतना अच्छे से वो लोग बटर वाले फैक्ट्री में काम कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। so when resources are transferred from one goods to another the productivity decrease। जैसे ही तुम गन वाले फैक्ट्री से बटर वाले फैक्ट्री में शिफ्ट करोगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो 21 से डिक्रीज होकर कितना हो गया, कह रहे बात। और आखिरी, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम बी कॉन्स्टेंट। हम मानकर चलते हैं जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है हम उसी को इस्तेमाल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ना कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा ना कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में इस क्लियर है बात। ठीक है, अगर नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन रिसोर्स उतना ही रहेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर टेक्नोलॉजी बदल गया तो हमारा पीपीएफ जो था वो तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। इसीलिए हम मानकर चलते हैं टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो पीपीएफ भी बदल जाएगा इधर ऊपर की तरफ या फिर। ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। इसका चैप्टर 1 से उतना ज्यादा रिलेशन नहीं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा रिलेशन है, उतना तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से सभी को सब कुछ समझ में आएगा प्रॉपरली। ठीक है, बोलो। हाँ, कैसे एक टायर वेस्ट हो गया, दो ठो फोर व्हीलर दो ठो थ्री व्हीलर बनाएंगे। समझो बात को, चार चक्का की जगह अब तीन लग रहा है। ठीक है, तो एक ठो फोर व्हीलर से एक चक्का बच गया, एक और फोर व्हीलर से एक और बच जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे। कहाँ वेस्टेज हुआ वेस्टेज। ये ऐसा थोड़ी है कि ये चक्का तुम निकाल दोगे तो इसको रखे रहोगे, इसको तो यूज करोगे ना कहीं। ठीक है, तो हर दो फोर व्हीलर में एक टू व्हीलर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो बदल जाएगा। पहले जो रेशियो था दो ठो टू व्हीलर इक्वल्स टू एक ठो फोर व्हीलर, अब रेशियो बदल जाएगा, है ना। अब चेंज हो जाएगा, एक ठो दो ठो फोर व्हीलर दो ठो थ्री व्हीलर इक्वल्स टू तीन ठो टू व्हीलर, ये रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन। ठीक है, और कोई डाउट चैप्टर 1 में, क्लियर ऑल।